हेलो साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। चलिए साथियों, हम लोग बाल मनोविज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ की थी। बाल मनोविज्ञान की कक्षाएं हमने समावेशी शिक्षा का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे साथियों। उसी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम लोग आज नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं साथियों, पिछड़े बालक। पिछड़े बालक, जो पिछड़े बालक होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साथियों। पिछड़े बालक से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो चलिए इसको जानते हैं कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या विशेषता होती है पिछड़े बालक, किसको पिछड़े बालक कहा जाता है, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं पिछड़े बालक। तो आइए जानते हैं पिछड़े बालक क्या होता है, साइंटिस्ट लोगों ने इसके बारे में क्या विचार दिया है। देखिए, सिरिल बर्ट नामक साइंटिस्ट ने अपनी पुस्तक द बैकवर्ड चाइल्ड, क्या बोला है, पुस्तक का नाम क्या है, बर्ट की पुस्तक का नाम क्या है, सिरिल बर्ट की पुस्तक का नाम है द बैकवर्ड चाइल्ड। क्या नाम है, द बैकवर्ड चाइल्ड। द बैकवर्ड चाइल्ड, द बैकवर्ड चाइल्ड, ये पुस्तक का नाम है द बैकवर्ड चाइल्ड, है ना। ये पुस्तक में इन्होंने, बैकवर्ड चाइल्ड का मतलब हो गया पिछड़े बच्चों, है ना। बैकवर्ड मतलब पिछड़ा, चाइल्ड मतलब बच्चे, तो पिछड़े बच्चों के बारे में पुस्तक लिखी है इन्होंने। इस पुस्तक में ये बताया है कि जो पिछड़ा बालक होता है, पिछड़ा हुआ बालक वह बालक है, पिछड़ा हुआ बालक वह बालक है जो खुद के जीवन के मध्य में, जो खुद के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर का कक्षा से, अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा जिस कक्षा में है उससे एक निचले कक्षा के स्तर को समझने के लिए भी वो क्या होता है, असमर्थ होता है। कहने का मतलब देखिए बता रहा है, पिछड़ा हुआ बालक वह बालक है जो खुद के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होता है। जैसे मान लो कोई बच्चा 5वीं कक्षा में पहुंच गया है ना, 5वीं में पहुंच गया है, लेकिन वो 4थी का काम करने में असमर्थ होता है। कहने का मतलब ये, मतलब 4थी कक्षा का कार्य करने में वो क्या होता है, असमर्थ होता है। तो ऐसे बालक को क्या कहा है, बर्ट ने पिछड़े बालक कहा है। मतलब वो जिस कक्षा में हो उससे एक पिछले कक्षा अगर उसको बात बताई जाए तो भी उस चीज़ को सीखने में वो क्या होता है, असमर्थ होता है। तो ऐसे बालक को कहा जाता है पिछड़ा बालक। ये किसके अनुसार है, सिरिल बर्ट के अनुसार। इन्होंने अपनी पुस्तक द चाइल्ड बैकवर्ड में, द बैकवर्ड चाइल्ड में बताया है, पिछड़ा हुआ बालक वह बालक है जो खुद के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होता है। अब देखो, बर्ट के अनुसार ऐसे बालक जिनकी 85 से कम शैक्षणिक उपलब्धि हो, शैक्षणिक उपलब्धि को EQ से डिनोट करते हैं, एजुकेशनल क्वोशिएंट, वह वे क्या होते हैं, पिछड़े होते हैं। मतलब बर्ट के अनुसार ऐसे बालों की शैक्षिक उपलब्धि कितनी होती है, जो 85 से कम होती है। 85 से कम, 85 से कम इनका मानना है ना। 85 से कम शैक्षणिक उपलब्धि होती है, वे पिछड़े होते हैं। ऐसे बालक को हम लोग पिछड़े बालक कहेंगे। तो चलिए जानते हैं शैक्षणिक उपलब्धि कैसे बताते हैं, कैसे निकालते हैं, उसको आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, शैक्षणिक उपलब्धि जानने का सूत्र इस प्रकार से है, EQ एजुकेशनल क्वोशिएंट इक्वल टू EA अपॉन CA इंटू 100। EA का मतलब होता है एजुकेशनल एज, A का मतलब एज है ना, यहाँ A से रिलेटेड है एज, एजुकेशनल एज मतलब होता है शैक्षणिक आयु, मतलब वो जो शैक्षणिक आयु, कितनी आयु में वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है। उसके बाद CA क्रोनिकल एज मतलब होता है वास्तविक आयु, और एजुकेशनल क्वोशिएंट का मतलब होता है शैक्षिक लब्धि। तो देखिए, EQ का मतलब है शैक्षिक लब्धि, बराबर होता है EA अपॉन CA। EA क्या होता है, एजुकेशनल एज, शैक्षणिक आयु, और बटे में क्या है, CA मतलब वास्तविक आयु, ऐसा है। तो उसका फिर क्या निकालते हैं, गुणा 100 करके निकालते हैं। तो क्या निकल के आता है, फार्मूला निकल के आता है। और इसमें जिस बच्चे का, है ना, जिस बच्चे का आयु कितना निकलते आते, मतलब शैक्षिक लब्धि 85 से कम निकल के आता है ना साथियों, 85 से कम निकला तो उसका जो लब्धि होता है, बुद्धि, शैक्षिक लब्धि जो होता है वो 85 से कम होगा, तो वो बच्चा पिछड़ा बालक कहलाएगा। ऐसा बर्ट के अनुसार है ना। ऐसा किसके अनुसार है साथियों, बर्ट के अनुसार है। किसके अनुसार है, बर्ट के अनुसार है, ठीक है। जैसे मान लो ये EQ बराबर एक उदाहरण देख लो। जैसे मान लो एजुकेशनल आयु उसका 3 साल है ना, और वास्तविक आयु मान लो उसका 4 साल है। कितना है साथियों, 4 साल है, और गुणा कर देंगे 100। मतलब वो वास्तविक में 4 वर्ष का है, 4 साल का है बच्चा,
CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु 4 साल का है और एजुकेशनल आयु उसका 3 साल है, मतलब 4 साल का बच्चा है और 3 साल का ज्ञान रखता है शैक्षणिक आयु। तो इसको निकालेंगे, देखिए 4 एकम और 4 पच्चीसम 100 होता है। अब देखो 3 गुणा 25 करेंगे कितना आ गया, ये 25 3 75, इसका मतलब 75 आया। इसका मतलब जो बच्चा है वो पिछड़ा बालक होगा, मतलब अपने स्तर से, वही फार्मूला में बता दिया है, अपनी कक्षा स्तर से एक पिछले कक्षा स्तर का जो ज्ञान है उसको ग्रहण करने में असमर्थ होता है, ऐसे बालक को हम क्या बोलते हैं, पिछड़ा बालक बोलते हैं। ये बर्ट के अनुसार है। ठीक, चलिए आगे जानने का प्रयास करते हैं, इसकी और क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके प्रकार क्या क्या है उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए पिछड़े बालकों के प्रकार में आते हैं हम लोग। अगला पिछड़े बालकों के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछड़े बालकों के प्रकार में कौन से प्रकार के बालक होते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे आगे भी। आगे चलिए, देखिए पहला है शारीरिक दोष के कारण पिछड़ा। शारीरिक दोष के कारण क्या होते हैं, पिछड़े होते हैं। शारीरिक दोष, उसमें कुछ ना कुछ शारीरिक समस्या रहेगा, उसके कारण पिछड़ जाते हैं। मानसिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं दूसरा। तीसरा हमको ध्यान में रखना है, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े हुए रहते हैं। चौथा शिक्षा के अभाव में पिछड़े हुए रहते हैं साथियों। और पांचवा है वातावरण व परिस्थिति के कारण पिछड़े हुए रहते हैं। तो आइए अब इनको हम लोग बारी बारी से डिटेल रूप में पढ़ने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में शारीरिक रूप से पिछड़ा क्या होता है, मानसिक रूप से पिछड़ा क्या होता है, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़ा क्या होता है, शिक्षा के अभाव में पिछड़ा क्या होता है, वातावरण और परिस्थिति के अनुसार पिछड़ा क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला आते हैं शारीरिक दोष के कारण पिछड़ा। इनका क्या होता है, ज्ञानेंद्रियां ठीक से कार्य नहीं करती है। ज्ञानेंद्रियां मतलब हमारी इंद्रियां होती है, ज्ञानेंद्रियां आँख कान नाक, है ना, ये सब हमारा जो 5 है ज्ञानेंद्रियां हैं वो ढंग से काम नहीं करती है। देखो ज्ञानेंद्रियां काम नहीं करती, जैसे आँख की कमजोरी, आँख में कमी होता है, ढंग से दिखाई नहीं देगा या अच्छे से समझ नहीं आएगा, आँख में दिखेगा नहीं, तो आँख की कमजोरी के कारण हो गया। बहरापन हो गया, या ऊंचा सुनना हो गया, या हकलाना हो गया। तो सारे जो चीज़ें रिलेटेड है वो आपके शारीरिक दोष के कारण है। किसके कारण है साथियों, शारीरिक दोष के कारण। ज्ञानेंद्रिया ठीक से काम नहीं करता है और आँख की कमजोरी हो गया, बहरापन है, ऊंचा सुनता है, हकलाता है, तो ये सारी चीज़ें आपका आ जाएगा शारीरिक दोष के कारण। अगला आते हैं मानसिक दृष्टि। अब मानसिक दृष्टि में देखिए साथियों, इनकी बुद्धि जो लब्धि होती है 60 से कम होती है। इसके अंतर्गत मंदमूढ़ व जड़ बुद्धि के बालक कहलाते हैं। मतलब इसका जो बुद्धि लब्धि होता है साथियों 60 से कम होगा। कितना कम होगा, मानसिक दृष्टि से कमजोर बालक, पिछड़ा बालक कौन कहलाएगा, जब इनकी बुद्धि लब्धि जो होगी वो 60 से कम होगी तो वो कहलाते हैं आपके मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक। मानसिक दृष्टि से क्या हो जाएंगे, ये बालक होंगे, वो पिछड़े रूप में होते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत मंदमूढ़ व जड़ बुद्धि के बालक आते हैं। मतलब मंद वाला बुद्धि, एकदम जिसका बुद्धि एकदम, उसको कितना भी बताओ कुछ समझ में नहीं आएगा, तो ऐसे बालक को मंद बुद्धि और जड़ बुद्धि के कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक। अगले में आते हैं संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक। किसकी दृष्टि से साथियों, संवेगात्मक दृष्टि से। संवेग का मतलब होता है बच्चों को प्यार नहीं मिलेगा, स्नेह नहीं मिलेगा, चाहे वो उनके माता पिता के द्वारा हो, चाहे शिक्षकों के द्वारा हो, चाहे उनके मित्र संबंधी हो, चाहे परिवार से संबंधित हो, चाहे आसपास से संबंधित हो, किसी के द्वारा उसको स्नेह नहीं मिलेगा तो वो संवेगात्मक दृष्टि से वो बच्चा जो है पिछड़ जाता है। मतलब वो कुछ करने की हिम्मत नहीं करता है, मतलब उसके अंतर्गत ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, तो ऐसे बालक को संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़ा बालक बोलते हैं। देखो क्या कहता है, माता पिता शिक्षकों व मित्रों का स्नेह व सहानुभूति, स्नेह व सहानुभूति उनको नहीं मिल पाता है। माता पिता से भी सहानुभूति नहीं होता है, शिक्षकों से नहीं होता है, मित्रों से स्नेह प्यार वगैरह नहीं मिलता है, सहानुभूति नहीं मिलता है, उनको केवल उसका तिरस्कार मिलता है। तो कुछ नहीं जानता, तो ये है वैसा है, कुछ नहीं कर सकता, तो इस टाइप से उसके माइंड में नेगेटिविटी भरते जाता है, तो उसको क्या होते हैं, तिरस्कार की भावना का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे बालक क्या हो जाते हैं इस प्रकार से, अतः ऐसे बालक क्या हो जाते हैं, चिंता में, तनाव में, निराशा व उदासीन दिखाई देते हैं। ऐसे बालक, अब स्वाभाविक सी बात है, उनके प्रति स्नेह नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, सहानुभूति नहीं होगा, तो वो बालक क्या हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा, तनाव में आ जाएगा, निराशा हो जाएगा, उदासीनता की भावना उसके अंदर दिखाई देगी, जिसको सामने प्रकट नहीं कर पाएगा। तो वो चुप सा रहेगा, चुप सा रहेगा, एकदम शांत रहेगा, मन में दूसरा चीज़ सोचते रहेगा, निगेटिविटी आएगा, किसी से मिलना जुलना नहीं करेगा, बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये सब सहानुभूति नहीं मिल रहा है, मित्रों का वो नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा बालक जो है संवेगात्मक दृष्टि से क्या हो जाता है, वो पिछड़ जाता है। ठीक, तो ये भी पिछड़े बालक के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है शिक्षा के अभाव में। अब देखिए साथियों, शिक्षा के अभाव में क्या होता है, जो सामान्य बुद्धि के होने के कारण भी शिक्षा के अभाव में ऐसा होता है, इस जो बालक, ऐसे बालक जो सामान्य दृष्टि से बालक होते हैं, वो शिक्षा के अभाव में, है ना, मतलब उनको विद्यालय
विद्यालय का जो शिक्षा की प्राप्ति वो सही से नहीं हो पाता है। इसका कारण है पढ़ाई में उनको असुविधाजनक होता है, असुविधाजनक व अभाव में पिछड़ता है। मतलब पढ़ाई से उनको पढ़ने तो आता है लेकिन वहाँ पर पढ़ाई का साधन नहीं मिल पाता है, या बोला जाए तो वो क्लास में ध्यान नहीं दे पाता है ना, मतलब क्लास में उनकी रुचि नहीं बन पाती है, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है ढंग से, है ना, या वो प्रॉपर क्लास में तो आता है लेकिन टीचर वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं समय अनुसार, तो उसमें भी बच्चों का क्या हो जाता है, शिक्षा का कमी हो जाता है। सामान्य बुद्धि होने के कारण भी विद्यालय शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, उस शिक्षा में उनको असुविधा जाता है, मतलब कुछ लिखने में असुविधा जाता होगा, पढ़ने में असुविधा जाता होगा, तो ये सारी असुविधा के कारण उनका शिक्षा का अभाव हो जाता है और ये अभाव में वो पढ़ भी नहीं पाते हैं, उनकी सुविधा भी नहीं मिल पाती है। तो ये या हो सकता है पारिवारिक रूप से उनको सुविधा नहीं मिल पाता है, पुस्तक कापी जो भी खरीदने वाला वो है उसका भी नहीं मिल पाता है, तो प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो उसमें भी उसका शिक्षा का जो है कमी स्तर दिखाई हमको देता है। चलिए आगे देखते हैं, वातावरण व परिस्थिति के कारण। अगला क्या है साथियों, वातावरण व परिस्थिति के कारण। तो देखिए कुछ आर्थिक स्थिति, देखिए अब वातावरण मतलब कुछ आर्थिक स्थिति से उसका माहौल ठीक में रहेगा, कुछ सामाजिक स्थिति, समाज में उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित करना चाहिए, है ना, सांस्कृतिक स्थिति ठीक न होने के कारण सामान्य बुद्धि का बालक क्या हो जाता है, बावजूद पिछड़ जाते हैं। मतलब देखो आर्थिक स्थिति सही नहीं रहेगा, सामाजिक स्थिति उसका सही नहीं रहेगा और सांस्कृतिक दृष्टि उसका सही नहीं रहेगा, तो इस सब की कमी के कारण जो सामान्य बुद्धि का बालक है वो भी क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है। तो ऐसे बालक को हम क्या कहेंगे, पिछड़े बालक कहेंगे। तो ये सब प्रकार है कि किस प्रकार से बच्चे जो है पिछड़ जाते हैं, इस सब को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है साथियों, चलिए शारीरिक दृष्टि के कारण बालक जो शारीरिक रूप से अच्छे कार्य नहीं कर पाते, मानसिक दृष्टि से बुद्धि लब्धि कम होती है, मंद बुद्धि जड़ बुद्धि होती है, संज्ञानात्मक दृष्टि से उनको बच्चों को प्यार स्नेह सहानुभूति नहीं मिल पाता, इस कारण वो पिछड़ जाते हैं, तनाव निराशा में आ जाते हैं, शिक्षा के अभाव में बच्चे पिछड़ जाते हैं सामान्य होने के बावजूद। वातावरण और परिस्थिति के कारण सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक स्थिति ठीक न होने के कारण भी बच्चे सामान्य होने के बावजूद पिछड़ जाते हैं। तो ऐसे बालक को हम लोग पिछड़े बालक के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो इस सारे चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। देखो साथियों अगला है हमारा पिछड़े बालक की विशेषताएं। पिछड़े बालक की विशेषताएं, पिछड़े बालक की विशेषताएं क्या क्या है उसको देखते हैं साथियों। देखिए पिछड़ा बालक जो होता है साथियों, पिछड़ा बालक क्या होता है, धीमी गति से सीखता है, मंद गति से सीखता है, मतलब धीमा सीखता है, धीमा सीखता है, मंद मतलब धीमा। तो पिछड़ा बालक जो होता है वो धीरे धीरे सीखता है, एकदम धीरे धीरे सीखता है, एकदम स्लो सीखता है। इन बालकों का ध्यान व रुचि कम समय के लिए बना रहता है, मतलब ऐसे बालकों का जो ध्यान होता है वो कम समय के लिए बना रहता है, उनकी रुचि एकदम कम समय के लिए होती है, एकदम धीमा होता है ना, याद रखेंगे। ऐसे बालक मंद गति से सीखता है, धीमे गति से सीखता है, इनका जो ध्यान होता है साथियों व रुचि कम समय के लिए बना रहता है। ध्यान व रुचि क्या होता है साथियों, ध्यान जो है और रुचि जो है कम समय के लिए बना रहता है। ऐसे बालक को हम लोग पिछड़े बालक की विशेषता के अंतर्गत मानेंगे। ठीक, अगला देखो, समस्या पर सूक्ष्म विचार नहीं कर सकते। अब देखो समस्या, छोटा सा भी समस्या रहेगा उस पर सूक्ष्म विचार नहीं कर सकते, वो टीचर के पास आ जाएगा, ये हुआ वो मार रहा है, पीट रहा है, इस प्रकार से, है ना, कुछ भी समस्या लेके आएगा, छोटा सा छोटा, है ना, पेन गिर गया मान लो तो सर मेरा पेन गिर गया, नहीं उठा पा रहा हूँ, मतलब इस प्रकार से भी वो समस्या उनके मन में आ जाता है और छोटी छोटी समस्या को वो समाधान नहीं कर पाते हैं, एकदम नॉर्मल समस्या का समाधान नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है? तो ऐसे बालक को हम लोग पिछड़े बालक कह सकते हैं। समस्या पर विचार नहीं कर पाता है, एकदम सामान्य समस्या को भी वो एकदम बड़ा समस्या मान लेगा, तो ऐसे बालक को हम लोग पिछड़े बालक कह सकते हैं। चलिए अगला देखो, साधारण सी बातें व नियम को समझ नहीं पाते हैं। अब देखो इसमें कह रहा है कि जो सामान्य बातें हैं, साधारण बातें हैं, एकदम सिंपल चीज़ें हैं, उसको भी वो समझ नहीं पाएगा, है ना, सामान्य चीज़ को भी समझ नहीं पाता है। अगला देखो, वातावरण के साथ सामंजस्य की कमी होती है। ये वातावरण के साथ आसानी से मैच नहीं कर पाते हैं, आसानी से मित्र नहीं बना पाते हैं, आसानी से अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, आसानी से अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, रख नहीं पाते हैं, मेल मिलाप नहीं कर पाते हैं, तो वातावरण के साथ सामंजस्य की इनमें कमी पाई जाती है, बहुत कमी होती है ना। अगला देखो, ये निराशावादी होते हैं, निराशावादी होते हैं, तनाव की स्थिति में आ जाते हैं, असंतुष्ट होते हैं, निराश होते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो हैं विशेष
विशेषताएं में आ जाएगी पिछड़े बालकों की। तो ये निराशावादी होते हैं, निराश हो जाते हैं बहुत जल्दी, मन में इनका उत्साह नहीं रहता है। तो ऐसे बालक को हम क्या कहेंगे, पिछड़े बालक के अंतर्गत विशेषता में रखते हैं। अगला देखो, शैक्षणिक व सामाजिक क्रियाकलाप में भाग लेने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। किसमें पाते हैं साथियों, शैक्षणिक व सामाजिक क्रियाकलाप में भाग लेने के लिए अपने आप को असमर्थ पाते हैं। किसमें साथियों, शैक्षणिक रूप से व सामाजिक क्रियाकलाप में, मतलब ये ना कुछ कार्यक्रम में विद्यालय की जो गतिविधि है ना, गतिविधियाँ, विद्यालय में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, है ना, गतिविधियाँ होती हैं, है ना, खेल कूद कार्यक्रम में भी भाग नहीं लेते हैं, ना खेल कूद में लेंगे, ना सांस्कृतिक में लेंगे, ना एजुकेशनल में लेंगे, किसी में भाग नहीं लेते हैं। शैक्षणिक कार्यक्रम में भी भाग नहीं लेंगे, सामाजिक में भाग नहीं लेंगे। तो ऐसे बालक जो होते हैं वो पिछड़े बालक के अंदर आते हैं। मतलब अपने आप को एकदम निराश, एकदम बोला जाए तो कमजोर समझना, ऐसे बालक को हम लोग पिछड़े बालक कह देंगे। तो शैक्षणिक व सामाजिक क्रियाकलाप में भाग लेने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, मतलब वो नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा, ऐसा सोचता है बच्चा। तो बच्चा फिर क्या हो जाता है, धीरे धीरे पिछड़ते जाता है और बहुत पिछड़ जाता है। फिर उसको अपने आप को फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक, चलिए, तो ये होती है पिछड़े बालक की विशेषताएं। मन गति से सीखता है, पहला याद रखना। दूसरा, इन बालकों का ध्यान व रुचि कम समय के लिए बना रहता है। समस्या पर सूक्ष्म विचार नहीं कर पाते, थोड़ा सा भी समस्या को बड़ा बना लेंगे। साधारण व सी बातें व नियम को भी समझ नहीं पाते हैं ऐसे बच्चे। वातावरण के साथ सामंजस्य की कमी होती है, जल्दी मित्र नहीं बना पाते, वातावरण के साथ उनका मेल मिलाप अच्छे से नहीं हो पाता, समझ नहीं पाते हैं व्यक्ति को, निराशावादी होते हैं, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। शैक्षणिक व सामाजिक क्रियाकलाप में भाग लेने में अपने आप को बहुत ज़्यादा असमर्थ पाते हैं। ऐसे बालक को समस्यात्मक बालक, पिछले बालक के अंतर्गत मानेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमको ये सारी हमको कमी तो दिखाई दे रही है, विशेषता में आके पिछड़े बालक की जो समस्या है, अब इन बालकों को हमको कैसे शिक्षित करना पड़ेगा। देखिए, इन बालकों को शिक्षित करने के कुछ तरीके हैं, उन तरीकों के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, पिछड़े बालकों की जो शिक्षा है उसको कैसे हम लोग प्रदान कर सकते हैं। देखिए, पहला एक उपचार है ना, पहला क्या है, उपचार है। मान लो बच्चा कोई रोग से पीड़ित है ना, मान लो कोई बच्चा रोग से पीड़ित है या कुछ मानसिक कमी है, तो उस कमी को दूर करने का हम लोग उपाय कर सकते हैं ना, डायरेक्टरी इलाज के द्वारा भी, या उनके माता पिता से चर्चा करके। अगर मान लो कुछ वैसा एकदम मंद बुद्धि का है तो थोड़ा बहुत उसको ट्रीटमेंट का भी हम लोग सलाह दे सकते हैं, उपचार के लिए ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा, बच्चा को जैसे कम सुनाई देता है, वह दिखाई देता है, तो उसको सामने बैठाएंगे। कक्षा में क्या करेंगे हम लोग साथियों, कक्षा में उसको हम क्या करेंगे, कक्षा में उसको हम क्या करेंगे, सामने बैठाएंगे। ये प्रयास करेंगे कक्षा में वो क्या हो जाए, सामने बैठ जाए। तो सामने बैठेगा तो उस पर हमको, हमारा भी ध्यान रहेगा, वो बच्चे का भी ध्यान रहेगा कि टीचर हमको देख रहे, गुरु जी हमको देख रहा है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत वो पढ़ने का कोशिश करेगा। अदर स्थिति में जैसे पीछे बैठा है, में कुछ नहीं कर पाएगा, पीछे बैठा अपने विधुन में रहेगा, अपने ध्यान में मग्न रहेगा। ठीक है, तो वो ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, जो कम सुनाई देता है वो दिखाई देता है तो उसको कक्षा में सामने बैठा, एक तरीका ये कर सकते हैं। दूसरा देखो, हस्त उद्योग का प्रशिक्षण कराएं ताकि व्यावसायिक रूप से वो अच्छा हो, व्यावसायिक रूप से वो रुचि ले, है ना, रुचि ले। इसका मतलब देखो, हस्त उद्योग का प्रशिक्षण कराएं। अब देखो, मान लो बच्चा पढ़ने में कुछ ही नहीं जानता है, तो हम लोग को ये करना चाहिए कि कुछ हाथ से जो काम हो सकते हैं, जैसे कागज उद्योग है ना, कागज निर्माण का उद्योग है, हस्त उद्योग में जैसे अगरबत्ती उद्योग है ना, अगरबत्ती है ना, दोना पत्री है, तो इस प्रकार के हस्त उद्योग जो है, मोमबत्ती बनाने वाला है, तो इस प्रकार के जो हस्त उद्योग है ना, जो हस्त उद्योग है उसका प्रशिक्षण कराएं स्कूल में। तो जो बच्चे पढ़ाई में नहीं रुचि हैं, हो सकता है व्यवसायिक में उनका रुचि हो, व्यवसाय में उनका रुचि हो, कुछ सीखने में उनका रुचि हो, तो ऐसे बच्चों के लिए हम क्या करेंगे, अगर प्रशिक्षण करा देते हैं तो व्यावसायिक रूप से वो रुचि ले सकते हैं। तो हो सकता है उस फील्ड में उनका ध्यान चले जाए और उसमें वो अपने भविष्य में अच्छा कर सके, व्यावसायिक रूप से वो बच्चा अच्छा कर सके। तो इसके लिए हम लोग प्रशिक्षण आयोजन करा सकते हैं भाई, है ना। तो ये हस्त उद्योग हो गया। अगला देखो, दृश्य श्रव्य सामग्री का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। अब क्या करना है हमको साथियों, देखो हमको दृश्य और श्रव्य, मतलब हमको ऑडियो वीडियो, है ना, मतलब दृश्य देखने वाला और सुनने वाला दोनों का हमको उपयोग करना है। मतलब वीडियो को चलाना है और वीडियो को दिखाना है। इमेज बेस्ड रहेगा, किस पर रहेगा, दृश्य श्रव्य मतलब वीडियो और इमेज, है ना,
इस दोनों पर बेस्ड जो स्टडी रहेगा, जो अध्ययन रहेगा, उसका हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना, इस प्रकार का सामग्री का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो हो सकता है जो पिछड़े बालक है तो धीरे धीरे फ्लो में आ जाए। ऐसा हम लोग प्रयास कर सकते हैं। अगला देखो, अर्जित ज्ञान का उनको बार बार अभ्यास कराएं। ठीक है, जो ज्ञान उनको मिला है या जो ज्ञान उनको हम लोग दे रहे हैं, जो ज्ञान उनके दिमाग में एक बार चले गया तो उस ज्ञान का हमको क्या करना है, बार बार उसको अभ्यास कराना है ताकि वो कंठस्थ हो जाए, ताकि उनको भी मन में ये उत्पन्न हो जाए कि नहीं मैं सीख सकता हूँ, मैं करने लायक हूँ। ऐसा अगर सोचना चालू कर देगा बच्चा तो हो सकता है धीरे धीरे वो ज़्यादा प्रयास करना चालू कर देगा। ऐसा काम कर सकते हैं, अर्जित ज्ञान का उनको बार बार अभ्यास कराएंगे। ठीक, चलिए अगला देखो, पढ़ाने की गति धीमी। देखो हम उनको क्या करेंगे, धीमा पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे। ये भी एक तरीका अच्छा है ना, कि पढ़ाना हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, बार बार उसको दोहरा के पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे। वह उसका अभ्यास हम क्या कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसका अभ्यास कराएंगे तो हो सकता है बच्चा थोड़ा बहुत सीखने में रुचि दिखाए। तो ये एक तरीका भी अपना सकते हैं, पढ़ाने में धीमे कर सकते हैं पाठ्य विषय वस्तु को लेकर के, है ना, तो ये भी काम कर सकते हैं। अर्जित ज्ञान को बार बार अभ्यास भी कराएंगे, ये भी कर सकते हैं। अब देखिए हम उनको क्या कर सकते हैं, व्यक्तिगत ध्यान, है ना, अब व्यक्तिगत ध्यान हम बच्चों पर भी दे सकते हैं। थोड़ा सा समय निकाल के हम लोग उसी जो एकदम कमज़ोर बच्चे हैं उन पर हम लोग 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, जितना भी समय मिलता है स्कूल से समय निकाल के, एक्स्ट्रा समय निकाल के, अगर स्कूल ही समय में समय निकाल के 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, इस प्रकार से थोड़ा बहुत भी समय निकालेंगे ना, तो निकाल के एक बच्चों की कमी को जानने का प्रयास करेंगे। अगर उनमें इंटरेस्टिंग लेंगे बच्चों में तो हो सकता है उनके प्रति हम लगाव भी दिखाएंगे, तो हो सकता है वो जो उनका सोचने का तरीका है, समझने का तरीका है ना, उनको थोड़ा सा अपनापन की भावना उत्पन्न होगी, तो वो बच्चा हो सकता है सीखने में ज़्यादा रुचि लेगा। हमारा टीचर आके हमको ध्यान दे रहा है तो ये सब भावना उनके मन में आएगी। तो ये हो सकता है कि व्यक्तिगत ध्यान देने पर उनका जो पिछड़ापन है वो कुछ हद तक दूर हो सकता है। ऐसा हम काम भी कर सकते हैं। चलिए अगला देखो, अगला क्या कर सकते हैं, स्कूल से भागने की प्रवृत्ति पर रोक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। हम बच्चों को क्या करेंगे, अगर भाग गया भाई तो भाग गया, कोई इलाज ही नहीं है ना, तो वो रोज स्कूल आए, इस पर भी हमको फोकस करना पड़ेगा। वो रोज स्कूल आए, क्यों नहीं आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, इसको भी ध्यान देंगे। एक दिन नहीं आया, क्यों नहीं आ रहा है, लेके उसको मारना पीटना कुछ नहीं, तो डांटना फटकारा भी कुछ नहीं है। तो बच्चा को हम क्या करेंगे, तू आ भाई स्कूल, तू बैठ, कम से कम कुछ मत कर। धीरे धीरे से उसके प्यार से बातचीत करके हम क्या करेंगे, उसके पढ़ाई का स्तर को बढ़ाने का योजना बनाएंगे, तरीका अपनाएंगे। तो ये भी कर सकते हैं। तो सब इसको स्कूल से भागने पर प्रवृत्ति पर हम लोग रोक लगाना जरूरी है। कई बच्चे समझ ही में नहीं आता है, गणित समझ में नहीं आता है, अंग्रेजी समझ में नहीं आता है, तो स्कूल से भागना चालू कर देते हैं, रुचि नहीं रहता है, या उस क्लास में भी नहीं बैठते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि उसके भागने की रोक के लिए हमको तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं भाई, है ना। तो देखिए एक बार और देख लेते हैं पिछड़े बालक की शिक्षा कैसे करनी चाहिए। कम सुनाई में दिखाई देने वाले बच्चों को हम लोग सामने में बैठाएं या प्रयास कर सकते हैं। हस्त उद्योग का प्रशिक्षण कराएंगे ताकि व्यावसायिक रूप से बच्चा अच्छा हो सके। ये एक महत्वपूर्ण तरीका हो जाएगा जिससे वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो काम करने की उसकी रुचि है उसमें वो क्या करेगा, अपना दिमाग को यूज़ कर पाएगा। ठीक, चलिए दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे, जो ऑडियो वीडियो दोनों का यूज़ करेंगे, इमेज का भी और वीडियो का भी, बोलचाल का भी। तो इसका उपयोग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझ में अच्छे से आएगा, है ना। अर्जित ज्ञान का उनको बार बार अभ्यास करेंगे, जो चीज़ वो सीख चुका है उसको बार बार उसके माइंड में बिठाएंगे। पढ़ाने की गति को हमको थोड़ा धीमा कर लेना है, अभ्यास ज़्यादा कराना है। व्यक्तिगत ध्यान देंगे, थोड़ा सा समय निकाल के 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आपको समय मिलता है ना, स्कूल में जितना भी समय मिलता है डेली निकालेंगे तो उनके पास अपनेपन का भावना आएगा, सहानुभूति की भावना उनके मन में आएगी कि हम शिक्षक हम पर ध्यान दे रहे हैं, हमारे पर फोकस कर रहा है। तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव उनके मन में आएगा, तो वो सीखने में थोड़ा सा रुचि दिखाएगा। ठीक, स्कूल से भागने पर हमको ज़्यादा रोक लगाना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए ठीक है, तो इतना चीज़ हमारे पिछड़े बालकों के बारे में था। यहाँ तक कि आप लोग क्या करेंगे, नोट्स बना लेंगे और तैयारी करेंगे। और ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक है पिछड़े बालक की परिभाषा, विशेषताएं, प्रकार और उनकी शिक्षा। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और यूट्यूब चैनल को, मंत्रा ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी का और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम और देखेंगे, 1-2 वीडियो और बचा है, उसके बाद फिर हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।